तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाफिंग प्रोसेस। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि स्टाफिंग हमारा मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। क्लियर? स्टाफिंग हमारा मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है, जिसमें दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहली, जो हमारी वैकेंट पोस्ट हैं उनको हम भरें, और जो हमारी फिल्ड पोस्ट हैं उनको हम इंटैक्ट करें। क्लियर? कि वो पोस्ट हमारी फिल्ड ही रहे और लोग उन पोस्ट को छोड़ के नहीं जाएं। तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, एंड दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, and it is very very important. Clear? You know very well कि humans are the top most assets of any of the organization. मेरे को नहीं लगता है कि ह्यूमन से ज़्यादा कोई भी बड़ा एसेट एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। प्लांट है, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये सब आइडियल ही रहेंगी, IDLE, बेकार रहेंगी जब तक कि देयर विल बी नो मैन पावर विच इज बीन डिप्लॉयड देयर फॉर देयर यूजेज. So without the human beings, no task will be performed. And right person to the right position, that is very very important. और that is what is the role of staffing, कि जब हम वैकेंट पोजीशन को फिल्ड करते हैं या जो पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिल्ड होती हैं वो इस तरीके से हों कि दे शुड बी ऑक्यूपाइंग द राइट प्लेस. ठीक है? इफ यू फाइंड राइट पर्सन टू द राइट पोजीशन, automatically the efficiency come, the results improve, and one organization will able to achieve its overall objective. So now moving on to ki how does it is been ensured कि right person is at the right position and the people who are occupying the position are continuing with their positions, they are not leaving the organization. तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है? It is only because of the staffing process. ये जो जितने भी हम इसमें steps देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 steps are there in staffing. और ये 8 स्टेप फॉलो करने के बाद ही एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि एक सही व्यक्ति चुना गया है और उसको सही जगह हमने दी है और सही तरीके से वी आर एबल टू यूटिलाइज हिम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. पहला ही स्टेप हमारा स्टाफिंग में रहता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. अब आपको अपना स्कूल पता है, अब आपको स्कूल में नंबर ऑफ पोस्ट पता है कि कितने टीचर्स की ज़रूरत है, कितने सब स्टाफ की ज़रूरत है और कितने ऑफिस स्टाफ की ज़रूरत है. अगर एक स्कूल को आप देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ पता है. तो आपका पहला स्टेप यही रहेगा कि हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या हमारी कोई पोस्ट खाली तो नहीं है, और अगर वो खाली है तो वी हैव टू फाइंड आउट. तो पहला स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. रदर पहले हम ये देखें कि जितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त हैं, और अगर वो पर्याप्त नहीं है तो कितने लोगों की कमी है. तो जितने लोगों की कमी है उनको अपॉइंट करने के लिए हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं. तो फर्स्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज द estimating the manpower requirement. The staffing process begin with the estimation of manpower requirement, which means finding out the numbers and types of employees needed. केवल आपने नंबर्स ही नहीं काउंट करने हैं कि 4 लोग कम हैं, 3 पीजीटी कम है, 4 पीआरटी कम है या टोटल 7 कम है. यू डोंट हैव टू फाइंड आउट ओनली 7 आर लेस. यू हैव टू फाइंड आउट द कैटेगरी आल्सो कि 7 में कितने पीजीटीज खाली हैं और पीजीटी में कौन से सब्जेक्ट का खाली है, टीजीटी में कौन से सब्जेक्ट का खाली है, किस तरीके की उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए. दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप to find out the number
and the type of employees needed by the organization in near future. The manpower requirement is not only to find out the number of people needed, but also the type of people. Type means what should be the qualification, educational background of the people whom we need to appoint. तो पहला स्टेप ही है नंबर्स फाइंड आउट करना, और नंबर्स के साथ साथ ये भी फाइंड आउट करना कि हमें किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इफ देर इज बीन अ ओवर स्टाफिंग, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग होंगे तो देखिए ऐसा होगा, क्लियर, देयर विल बी मोर ऑफ प्ले एंड लेस ऑफ वर्क. और अंडर स्टाफिंग होगी तो पीपल विल बी ओवरबर्डेड, दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड दे विल नॉट लाइक टू कंटिन्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना तो ओवर स्टाफ्ड होनी चाहिए, ना ही अंडर स्टाफ्ड होनी चाहिए. क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. दैट इज द फर्स्ट step in the staffing. Now moving to the second step, ये याद रखिएगा step by step. First is the estimation of manpower requirement, second is the recruitment. Clear? अब आपने find out किया कि 7 लोग कम हैं, इस कैटेगरी के कम हैं. अब उन कैटेगरी को भरने के लिए जो आपका सेकंड स्टेप रहता है उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं. रिक्रूटमेंट का हिंदी में मीनिंग होता है भर्ती, और भर्ती का मतलब होता है इनविटेशन टू द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब. एक चीज ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट डजंट मीन सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट मीन्स जस्ट एन इनविटेशन. इट इज एन इनविटेशन टू अप्लाई फॉर द जॉब. आप सुनते हैं कि सेना की भर्ती निकली है, सेना की रिक्रूटमेंट हो रही है. क्लियर? तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो जो जाएगा उस सबको रख लिया जाएगा. रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फिजिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट जो मेंशन है, हम उनको फुलफिल करते हैं, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें. बट इट डजंट मीन्स कि वी विल बी सिलेक्टेड. क्लियर? रिक्रूटमेंट इज नॉट अ नेगेटिव प्रोसेस. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. कई बार पूछा जाता है, इज रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव प्रोसेस? नो, रिक्रूटमेंट में छटनी नहीं होती है. क्लियर? रिक्रूटमेंट में हर कोई whoever possess requisite amount of qualification, experience and the things which are specified while the recruitment notification advertisement you fulfill, you become entitled to apply. तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हर कोई व्यक्ति किसी जो जॉब नोटिफाइड हुई है उसके लिए आवेदन दे सकता है. So recruitment is an invitation to offer. Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. Recruitment आपने simple words में याद रखना है. It is an invitation to the people to apply for the job. Recruitment एक invitation है लोगों को, whoever so possess requisite qualification and experience to apply for the job. Clear? That is the second step. Now moving on to the third step, which is a selection. पहला step estimation of manpower requirement. Second is recruitment. Estimation में आपने देखा हमें 7 लोगों की ज़रूरत है. उन 7 लोगों को जॉब में भर्ती करने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया. एक एडवर्टाइजमेंट करना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है. क्लियर? अब एडवर्टाइजमेंट के बाद लोगों ने एप्लीकेशन दिया, और एप्लीकेशन के बाद नाउ यू हैव टू मेक बेस्ट सिलेक्शन आउट ऑफ देम. यू हैव टू मेक बेस्ट पर्सन सेलेक्टेड आउट ऑफ द पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब. जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है, for a one single job there may be more than one people applying for it, and you have to pick the right one who is being perfectly suited to your requirement. Clear? What is being laid down. So that may be by the way of written test, that may be by the way of interview, which may be followed by medical and physical examination.
So selection is one which is a negative process. Clear? Selection एक negative process है जिसमें we try to find out the best among the people who have applied for the job by the way of recruitment. जिन लोगों ने recruitment के तहत apply किया होता है उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन करना रिटन टेस्ट या फिर फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट के तहत इज बीइंग टर्म टू बी अ सिलेक्शन। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे इस सिलेक्शन अ नेगेटिव प्रोसेस, यू कैन से यस सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें भी इन्वॉल्व सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ द मैनी। क्लियर? सो यहाँ पे छटनी हो जाती है, कुछ एप्लीकेशन जो आई होती हैं वहीं से छटनी शुरू हो जाती है, जिनकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक्सपीरियंस नहीं है रिजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर एक स्पेसिफिक नंबर में से जो ऑल बीन क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फुलफिलिंग ऑल रिक्वायरमेंट we test them competitively and who is being found to be the best is being picked. That is one being the selection. So selection is the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates for the job. तो पहला हमने पढ़ लिया स्टेप एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड हमने कर लिया रिक्रूटमेंट, थर्ड हमने कर लिया सिलेक्शन। अब जब सेलेक्ट हो गया, क्लियर, सिलेक्शन के बाद उसको एक जॉब अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर उसको दिया जाता है और उस अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर के तहत ही हैज़ टू ज्वाइन द रिक्विजिट प्लेस वेयर ही इज़ बीन कॉल्ड। जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं आपको बता दिया जाता है, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस कर दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और उस सिलेक्शन के बाद आपने इस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के इस प्लेस पे इस यूनिट पे जाके रिपोर्ट करना है जहाँ पे आपको आपका जॉब पोजीशन दिया जाएगा। जैसे ही आप जो उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के तहत अपने आप को ज्वाइन करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस सिलेक्शन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप विच इज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग इज ओरिएंटेशन। आपका ओरिएंटेशन किया जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है मेकिंग यू फैमिलियर विद द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग यू फैमिलियर विद द वर्किंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपका ओरिएंटेशन किया जाता है। ओरिएंटेशन को कहीं कहीं पे इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से भी बुलाया जाता है, जहाँ पे एक फ्रेश रिक्रूटी को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको फैमिलियर किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं, और उसको वर्किंग एनवायरनमेंट से एक्नॉलेज किया जाता है। तो ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू अदर एम्प्लॉयज़ and familiarizing him with the rules and the policy of the organization। जैसे कि आपको पता है आपकी क्लास में अगर कोई नई एडमिशन होती है तो उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये आपकी क्लास में नया बच्चा आया है, और उस नए बच्चे से पुराने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, टीचर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या हम किसी नए स्कूल में जाते हैं तो हमें असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, हमें टीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, हमें अपना वर्किंग एनवायरनमेंट बताया जाता है, हमें बताया जाता है कहाँ स्टाफ रूम है, कहाँ लैब है, कहाँ लेबोरेटरीज है। दिस इज व्हाट यू कैन कॉल टू बी अ ओरिएंटेशन। क्लियर? आफ्टर द ओरिएंटेशन you will be made to placed in your respective job position। clear? जैसे ही आपका ओरिएंटेशन हो जाता है आपको आपकी जगह बता दी जाती है, आपको अपना काम बता दिया जाता है, और आपको उस पोस्ट पे काम करने को कह दिया जाता है। तो प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन and the post for which the person has been selected। clear? So that is the fourth step in the staffing process। The first one is, again I am repeating it, the estimation of manpower requirement, which is immediately followed recruitment, then selection, then orientation and placement। तो आप इसको combine कर देंगे, the fourth step is the orientation and the placement। clear? Now you've been placed to your job position,
Further, after placing you to your job position, the organization will try to train you. Clear? अब कोई भी व्यक्ति एक्सेप्शनल केसेस में लाइक इन टीचिंग कि जहाँ पे शायद ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधा वी बीन sent to the classes and made to teach the students. In other what you can say types of organization, whether it is a armed forces, whether it is a police forces, or whether it is any sort of organization, any sort of work involved, जो भी आपको जॉब पोजीशन दी जाती है उस जॉब पोजीशन के बारे में आपको पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उस जॉब पोजीशन से संबंधित सारे स्किल्स, सारी कैपेबिलिटीज, सारे एबिलिटीज आप में लाई जाएं ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सकें. सो ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म a specific jobs are increased. It is a process of learning new skills and application of knowledge. Clear? So you've been trained regarding your work which you actually have to carry down in the organization. So this is the fifth step of your staffing process, that is then training. Clear? Next, it is been followed development. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को साथ साथ लिया जाता है. सबसे पहला स्टेप आपका एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट है. सेकंड स्टेप स्टाफिंग है. थर्ड स्टेप रिक्रूटमेंट है. फोर्थ स्टेप ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट है. एंड योर फिफ्थ स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये दोनों चीज़ें साथ में की जाती हैं, ट्रेनिंग भी और डेवलपमेंट भी. दोनों में बहुत सा फर्क है. ट्रेनिंग आपको जॉब रिलेटेड वर्क में स्पेशलाइज करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है. जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उस जॉब प्रोफाइल को आप अच्छे से निभा पाएँ, उसके लिए जो स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज स्किल्स है वो आपको इम्पार्ट की जाती है. लेकिन डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए एफर्ट्स दिए जाते हैं. It is a part of that training only कि you've been given that way understanding of the things कि how you have to deal with, how you have to tackle to the different situations. So training के साथ साथ आपका डेवलपमेंट भी किया जाता है. आपको नई नई सिचुएशंस में डाला जाता है और उन नई सिचुएशन को कैसे आप फेस करें और कैसे फेस करना चाहिए वो सिखाया जाता है ताकि आपकी एक ओवरऑल what you can say personality will be developed. So that was the fifth step of staffing process, that is training and development. Development refers to the learning of opportunities designed to help the employees grow. It covers not only those activities which improve job position but also those which brings about growth of personality. It also helps the individual in the progress towards maturity and actualization of their potential capacities so that they become not only the good employees but better men or women. So overall development is also focused as a part of training and development. Now moving on to the next step, that is a sixth step in the staffing process, is the performance appraisal. क्लियर? अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं? क्लियर? आपके काम को अवेल्युएट किया जाता है. क्लियर? आपके काम को अवेल्युएट करने को ही परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है. क्लियर? ताकि अगर आप काम अच्छा कर रहे होंगे तो यू विल बी लाइकवाइज मोटिवेटेड. अगर काम में कुछ परेशानियां होंगी, कुछ कमियां होंगी तो you will be guided likewise, and this is only possible when your performance will be appraised. Appraised here means supervised. Appraised here means checked. Appraised here means evaluated, and you will be given feedback. केवल आपके काम को देखना ही नहीं, उसको देख के आपकी परफॉर्मेंस को रेट करना और उसकी फीडबैक आपको देना is being termed to be a performance appraisal. हमारे स्कूल सिस्टम में भी
हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में भी अप्रेजल का प्रोविज़न होता है, जिसमें हर साल जो भी आपका बॉस होता है, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू फिल्ड वन एपीआर, एनुअल कंडक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस कंडक्ट रिकॉर्ड एपीसीआर होता है, एनुअल कंडक्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज, विच इज टू बी फिल्ड बाय योर पर्सन हु इज बीन लीडिंग यू इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर होता है, हु इज बीन एट द टॉप लेवल, ही फिल्ड इन योर एपीसीआर, एनुअल परफॉर्मेंस कंडक्ट रिकॉर्ड, और उस एनुअल परफॉर्मेंस कंडक्ट रिकॉर्ड में ही विल गिव यू सर्टेन नंबर्स आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ any of the specified benchmark, and that will be the indication of how well you are been performing at your job position। जैसे हमारे भी स्कूल्स में हमें प्रिंसिपल सर हमारा हर साल एपीसीआर भरते हैं, जिसमें हमें 10 नंबर में से नंबर दिए जाते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं बहुत से पैरामीटर्स पे। वो पैरामीटर्स आपका डेली का कंडक्ट होता है, आपका पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स एक्टिविटीज़ होता है, आपका परफॉर्मेंस इन वर्क असाइन होता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपका रिजल्ट होता है। क्लियर? सो likewise we will given numbers out of 10, and that is being termed to be a performance appraisal, and this is very important when it comes to the promotion। क्लियर? तो इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोविज़न रखा गया है, ताकि जो लोग ज़्यादा अच्छा काम करें उनको उसी के अनुसार प्रमोशंस एंड इंसेंटिव्स, बोनस can be awarded। So performance appraisal means evaluating the employee's current and past performance as against certain predetermined standards। The employee is expected to know what the standards are, and superior is to provide the employee's feedback on his or her performance। The performance appraisal process therefore include defining the job, appraising the performance and providing the feedback। ये सारे पहलू इन्वॉल्व होते हैं एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पहले आपको काम बताया जाता है, आपको रोल डिफाइन किया जाता है, दैट इज डिफाइनिंग द जॉब। उसके बाद यू विल सीन हाउ डू यू परफॉर्म दैट असाइन जॉब, दैट इज योर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, एंड वट एवर दे फाइंड they give it you in the form of feedback, कि where things remain lacking, or where it's been up to the mark, or where it's been exemplary well। So everything will be communicated to the employees। This is the performance appraisal, the sixth step of staffing process। Again, you can repeat all the steps। The first one is estimation of manpower requirement, second is the staffing, third one is the recruitment, fourth is the orientation and placement, fifth is the training and development, and sixth one is the performance appraisal। Clear? Now moving on to the career planning। ठीक है, ये पूरा का पूरा this step of staffing process is linked with your performance appraisal। Clear? The way you perform, the likewise there will be an opportunity to be given to you by the organization by the way of promotion or career upliftment, the career planning। If you work well, so automatically there will be a hike in your job position, as it is being reflected in the picture also। So manager must be encouraged employees to grow and realize their full potentials। Promotion are the integral part of the people's career। They refer to being placed in the position of increased responsibility। They usually means more pay, more responsibility, and job satisfaction। So it is directly linked with your previous step, that is your performance appraisal। The way, the best you will give your work, accordingly there will be an opportunities by the organization for your upliftment। So that is the next step in the staffing process, and now we move to the last step of the staffing, that is then compensation। Clear? And it is linked with all this, again going back to your performance appraisal also, which is been in the terms of promotion or career planning,
you've been given compensation. Clear? That is the final last step of staffing process. Whoever so been appointed into the organization, they should be all paid well. उनको जो भी कुछ आप दे रहे हैं वो बिल्कुल एडुकेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एज पर देयर वर्क होना चाहिए, एज पर देयर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज पर देयर नॉलेज होना चाहिए, एंड it should be such that the employees should not leave your organization. Clear? So the compensation refers to all forms of pay or rewards which is going to employees. It may be in the form of direct financial payments like wages, salaries, incentives, commissions, bonus, or it can be in the form of indirect payments like employer paid insurance and vacations and paid leaves. So you may be paying to your employees in whatever form, maybe in the form of financial or maybe in the form of non-financial, but whatever you have been giving one employee in the form of return, that should make him feel motivated, encouraged, and we feel a part of the organization. So that is all for today's class as a part of staffing process. Thank you very much.